बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर का जो सिलसिला है वो जारी है और हम अब चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन से क्या मुराद है और फिर हम इसके कुछ तारुफ देखेंगे। इंटीग्रेशन का उर्दू में अगर हम जो मतलब है वो देखें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, यानी चीज़ों को जो है एक जत्था बना देना, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की रूह से बात करें तो इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन पे हमने बात की है, डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किए। तो अब एक ऐसा फंक्शन जिसका हमारे पास डेरिवेटिव पहले से मौजूद है, उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना। दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन जिसका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, हमने उसका जो डेरिवेटिव लिया हुआ है वो फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब उस फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए हमने क्या करना है, दोबारा से वो फंक्शन फाइंड करना है जिससे वो डेरिवेटिव लिया था। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन फाइंड करते हैं। कैसा फंक्शन? whose derivative is known, whose derivative is known, जिसका जो डेरिवेटिव है वो हमें पता होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अगर हम मिसाल की बात करें कि इंटीग्रेशन की मिसाल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक जगह से मूव करता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैस है m हमारे पास, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ये जो इसकी पोजीशन है ये a है, ये a से मूव करते हुए क्या करता है, ये b पोजीशन पर आ जाता है। ये b पोजीशन पे मूव कर गया। अब इस पोजीशन तक आने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो फ़र्ज़ करते हैं वो कोई 10 मीटर था, और जो उसने टाइम लिया वो हमारे पास कोई 5 सेकंड से। वही ऑब्जेक्ट जो है वो बी पे आ गया, ए से बी पे आ गया, और टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर और जो टाइम लिया वो 5 सेकंड्स। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे इसकी स्पीड बता दें, v क्या है, तो आप कहोगे कि मैं क्या करता हूँ, d/t करूँगा तो इसकी मेरे पास स्पीड आ जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहते हो कि इसका जो डिस्टेंस है उसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव, मैं लिखूं तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर करोगे तो आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। अब अगर यही ऑब्जेक्ट है और इसी तरह वो ए से बी तक गया है, एक चीज़ आपको क्या है कि डिस्टेंस अब अननोन है। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स मैं x लिख देता हूँ, लेकिन आपको अब स्पीड बता दी जाती है कि वो किस स्पीड से मूव करके गया है। वो कहते हैं जनाब 2 मीटर पर सेकंड के साथ ये ए से बी तक आया। अब आप क्या करो, इसका डिस्टेंस बताओ। तो अब हमने क्या करना है, एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं
तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे स्पीड आएगी। वी टी ग्राफ हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ इसे हम कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूँ, लेट्स से कि ये क्या है, कोई इस तरह का फंक्शन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियरली उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक उसने कितना फासला तय किया, तो हम कहते हैं कि भाई ए से बी तक का जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, वो फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने ए से बी तक जाने में कवर की। तो अब आपने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम लिखें तो क्या बन रहा है, ये हमने एक जो लाइन ड्रॉ की है इससे क्या हुआ कि ये नीचे एक राइट रेक्टेंगल बन गई और ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो एरिया अंडर द कर्व वो क्या बन गया, वो बन गया भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अब इसका आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट आप कह लो। वो आप इस पे लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और वो एरिया अंडर द कर्व एट द एंड हमारे पास क्या होगा, वो असल में डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो एरिया होगा जो कर्व के अंडर है। अब अगर ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा सिंपल सा ग्राफ ना बना रहा हो जैसा यहाँ पे हमने सपोज किया था, ऐसा अगर ग्राफ उसका नहीं बन रहा तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसे मज़ीद जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे उसके पार्ट्स बनाओगे, ऐसी शेप्स उसके अंदर से निकालोगे जिनका एरिया हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ यहाँ पे और बना लेता हूँ, ले जी, ये कोई इस तरह का ग्राफ है। अब आप देखते हो कि यहाँ तक जो है ये स्ट्रेट अभी भी नहीं है लेकिन करीब है स्ट्रेट होने के, लेकिन अभी भी ये कर्व है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी कर्व है, फिर उसके बाद कर्व। तो ये सारे की सारी क्या बन रही है, उसके अंदर कर्व्स बन रही हैं। तो अब यहाँ पे आपने अगर इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो, ये भी आपका जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ही हो, स्पीड टाइम ग्राफ ही हो, तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना एक आसान काम नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप इसके पार्ट्स बनाओगे। कितने छोटे पार्ट्स, इतना छोटा पार्ट कि उसके अंदर आप क्या कर सको कि इस कर्व को स्ट्रेट कंसीडर कर सको। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने फिर क्या करना है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं और इन पार्ट्स में फिर क्या करोगे, आप अपनी डिजायर्ड शेप्स बनाओगे जिनके एरियाज आपको पता हो। तो ये कुछ इस तरह की शेप जो है बनती जाएगी। तो आप इसका एरिया जो है फाइंड कर लोगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है एरिया अंडर दी कर्व, वो क्या होगी कि अगर आप इसके फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लो,
तो वो स्ट्रेट आपको क्या देगा, एरिया अंडर दी कर्व देगा। और इसी वजह से हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे यूज़ किया था। इसके बाद कुछ जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स। हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं लेकिन डिफरेंशियल जो है उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर मैं इस पे जो है वो इसके डेरिवेटिव फाइंड करूं तो वो आएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई इज इक्वल्स आएगा एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की दोबारा से मैं बैक वैल्यू पुट करता हूँ तो वो आ जाएगी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हम क्या करते थे कि दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते थे। तो यहाँ भी डेल्टा एक्स आ गया, यहाँ भी डेल्टा एक्स आ गया, और देन हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे। और लिमिट अप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। अब ये जब लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा वाई ओवर डी जो डेल एक्स है उसे रिप्लेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं क्या कि वो डी वाई ओवर डी एक्स है। और ये जो राइट साइड पे हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स है, ये क्या बन जाएगा फिर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये हमें पता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं किया, मैंने ये कहा कि अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच करे तो आप डेल वाई ओवर डेल एक्स को डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर अभी डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच नहीं किया तो इसका मतलब कि ये भी फिर एग्जैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं आएगी। बिफोर लिमिट इज रीच्ड, यानी अभी लिमिट जो है, कौन सी लिमिट, डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये अभी लिमिट नहीं अभी रीच हुई है, अभी वो पहुंचा नहीं है उस तक। तो इसका मतलब आप डेल वाई ओवर डेल एक्स को डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिख सकते। तो फिर क्या होगा, कहते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स होगा किसके, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो होगा, लेकिन क्या होगा उसमें थोड़ी सी आपको जो सिग्मा वैल्यू है वो ऐड करनी पड़ेगी, यानी वो अभी सिग्मा वैल्यू पीछे होगा। मैं इसे नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करूं तो ये कोई ज़ीरो है। अब डेल्टा एक्स इधर से आप फर्ज करो इसे जो है राइट लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हो, तो अभी आप एग्जैक्ट यहाँ नहीं पहुंचे, आप कहीं यहाँ पे हो। कहता है कि अगर आप एग्जैक्ट ज़ीरो पे पहुंचते हो तो फिर आपके पास क्या आता है रिजल्ट, डी वाई ओवर डी एक्स आता है, फिर आप कह सकते हो कि डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे हो तो फिर आपके पास ये डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होगा, ये क्या होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इसी तरह डी वाई और डी एक्स को पहुंचते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है फंक्शन की वो क्या आएगी, वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे हो तो इसका मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू भी को क्या होगी, उससे थोड़ी सी स्मॉल होगी। वो कितनी स्मॉल होगी, वो फर्ज करते हैं कि वो सिग्मा स्मॉल होगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे पहुंचे हुए हो अगर आप, ये जिस जहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, अगर वहाँ पे पहुंचे हुए हो तो आपको ये सिग्मा उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यही काम किया कि जब लिमिट डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच नहीं की अभी,
तो क्या होगा कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा, उसमें जो सिग्मा वैल्यू है वो उससे लेस होगी, तो वो मैंने उसके अंदर ऐड कर। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर डेल्टा एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स आ जाएगा एफ इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस सिग्मा, सॉरी सिग्मा के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिग्मा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस वैल्यू को अगर आप इसके साथ कंपेयर करो, एक दफ़ा इग्नोर कर दो कि यहाँ डी एक्स है, तो मैं इसे यूँ समझूँ कि अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई इज इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पे यहाँ ठीक है, आप यहाँ क्या कह सकते हो कि ये जो पूरी वैल्यू है, इसे मैं सर्कल कर देता हूँ, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये फिर डी वाई के इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू सिग्मा एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सिग्मा वाई या डेल्टा वाई, सॉरी सिग्मा वाई कह रहा हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल्स है किस चीज़ के, डी वाई, इसकी जगह मैं डी वाई अगर लिख दूँ सर्कल की जगह, प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये ऐसे ही है जैसे कहीं पे लिखा हो कि 10 इज इक्वल्स है किस चीज़ के, x प्लस 1। अब यहाँ क्या है कि जो x की वैल्यू आएगी ना, उसके अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। x की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो 10 बनेगा। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा कि जो डी वाई की वैल्यू, ये डी वाई है, डी वाई की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर सिग्मा इंटू डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो डेल्टा वाई बनेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डी वाई और डेल्टा वाई ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो हम क्या कहेंगे, रिजल्ट हमारा इस सारी डिस्कशन का जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू डी वाई। तो अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या डेल्टा वाई और डी एक्स दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर देखो ये इस फंक्शन में मैं अगर क्या करूं, y की जगह x पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, d इंटू एक्स आ जाएगा, dx हो जाएगा। y मैंने कोई भी जो है वो x फर्ज कर लिया, तो y की जगह क्या आ गया, x आ गया, इज इक्वल्स क्या होगा, ये लिखा हुआ है f ऑफ x का डेरिवेटिव, इसका मतलब f ऑफ x y के इक्वल ही होता है, तो मैं इस f ऑफ x के डेरिवेटिव की जगह भी क्या पुट करूंगा, फिर x का डेरिवेटिव इनटू क्या आएगा, फिर डेल्टा x। अब x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो dx इज इक्वल्स होता है डेल्टा x। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया कि dx और डेल्टा x बोथ आर सेम थिंग्स बट डेल्टा y एंड dy आर डिफरेंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।